हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो है, आज जो हम उर्दू ज़ुबान क्लास 6 का पढ़ा रहे हैं, उसका आज कौन सा सबक है? सबक नंबर 8 है, जो किसके बारे में है? इकबाल, जो एक बहुत ज़्यादा बड़े शायर हुए हैं, जिन्होंने बहुत नज़्म बहुत बच्चों के लिए और बहुत सारे मज़ामीन लिखे हुए हैं। ये खुद एक शायर हैं और जो सारे जहाँ से अच्छा हम लोग पढ़ते हैं वो भी इन्होंने ही लिखा हुआ है, डॉक्टर इकबाल ने। तो इकबाल के बारे में इस सबक में दिया गया है, लेकिन इसे इकबाल जी ने नहीं लिखा। इकबाल जी के बारे में किसने लिखा है? चलिए हम पढ़ते हैं रेड में जो लिखा हुआ है। डॉक्टर जाफ़र रज़ा, डॉक्टर जाफ़र रज़ा जो हैं, उन्होंने इकबाल के बारे में लिखा है ना। और इस कहानी में पूरे इकबाल जी के बारे में दिया गया है, लेकिन इसको किसने लिखा है? डॉक्टर जाफ़र रज़ा ने लिखा है, क्योंकि ये बहुत बड़े शायर हुए हैं अपने भारत के और हम लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे हैं। तो इनको भी बहुत प्राउड था और इन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है अभी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले चलिए हम ये रेड वाला पढ़ लेते हैं। डॉक्टर जाफ़र रज़ा उर्दू के मारूफ अदीब हैं। अदीब किसको कहते हैं? जो मतलब लिखता है उसको हम कहते हैं। उन्होंने उर्दू के साथ ही साथ हिंदी में भी आला दर्जे की किताबें लिखी हैं। बताओ, ये इतने ज़्यादा शोहरत इनको हासिल है कि उन्होंने उर्दू में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। इस सबक में उन्होंने उर्दू के मशहूर शायर और मुफक्किर अल्लामा इकबाल का तारुफ कराया है। उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में बताया है। क्या बताया? चलिए हम पढ़ते हैं। अफशां, दरख्शान और शारिब तीनों हकीकी बहन भाई थे। सब के सब चंचल शौक और किस्सा कहानी के शौकीन। तीनों में ये बातचीत हो रही थी कि अम्मू जान से कौन सी कहानी सुनी जाए। एक था राजा वाली, या जब शेर शिकार को गया था, है ना। इन तीनों की बहन भाई थे और ये तीनों अपने अम्मी से कहानी सुनने के लिए बोल रहे थे। तो इन सब का कहना था कि आखिर कौन सी कहानी हम लोग उनसे सुने। वो तीनों नसीम के पास आए। अम्मू जान, हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। ये तीनों कौन है? अफशां, दरख्शां और शारिब। तीनों ने एक साथ कहा, लेकिन किस किस्म की कहानी सुनोगे? अम्मू जान ने जो थी वो उन्होंने कहा, उनका नाम क्या था? नसीम। उन्होंने कहा किस तरह की कहानी सुनोगे? नसीम ने दरियाफ्त किया, नहीं अम्मू जान, हमको अच्छी सी कहानी सुनाइए। ये किसने कहा? शारिब ने कहा। ये देखिए, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की प्यारी सी तस्वीर बनी हुई है। दिखने में भी एकदम डॉक्टर लग रहे हैं और ये इतने मशहूर शायर तो हैं ही। तो शारिब ने क्या कहा कि हमको अच्छी सी कहानी सुनाइए। खूब उम्दा हो अम्मू जान, दरख्शां बोली। और जो दरख्शां थी बहन, उसने क्या कहा कि बहुत अच्छी सी सुनाइए, जो सबसे अच्छी हो। मार धार वाली ना हो अम्मू जान, मुझे डर लगता है, अफशां बोली। और जो अफशां थी उसने क्या कहा कि कहानी तो सुनाइए, लेकिन कोई उसमें मार धाड़ ना हो, डरने वाली कहानी ना हो। ठीक है, नसीम ने कहा। फिर नसीम ने क्या कहा? जो अम्मू जान थी, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम लोग वादा करो कि ये कहानी तुम याद करके मुझे ज़रूर सुनाओगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा नसीम ने कि ठीक है, मैं तुम्हें कहानी तो सुनाऊँगा, लेकिन तुम लोग उस कहानी को अच्छे से सुनोगे, अपने माइंड में याद रखोगे और फिर मुझे भी सुनाओगे, मतलब भूलोगे नहीं। हम तैयार हैं, तीनों एक साथ बोले। और फिर तीनों बच्चे जो थे, अफसां, दरख्शां और शारिब, तीनों सुनने को तैयार हो गए कि ठीक है, हम उस कहानी को अच्छे से सुनेंगे और याद रखेंगे और आपको सुनाएंगे भी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे हम हिंदुस्तान की बहिश्त कहते हैं। तो उन्होंने कहानी सारा सुनाना शुरू किया नसीम जी ने, और क्या कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जिसको हम बहिश्त कहते हैं। मतलब बहिश्त मीन्स होता है जन्नत, जिसे हम जन्नत कहते हैं। ऐसी भी कोई जगह है हिंदुस्तान में क्या? वो जगह कौन सी है? अफशां ने पूछा। और फिर अफशां ने तुरंत पूछा, अरे ऐसी भी कौन सी जगह है जो जन्नत सी है? कश्मीर, नसीम ने जवाब दिया और फिर बोला, इस कश्मीर की कहानी है। और फिर जो अम्मू जान उनके थे, उन्होंने कहा कि वो जगह कश्मीर है और आज हम कश्मीर की कहानी तुम लोग को सुनाएंगे। आहा हा हा, तीनों एक साथ तालियां बजाकर हंस पड़े और तीनों बहुत खुश हो गए और फिर खामोशी से सुनने लगे। अच्छा, खामोशी से सुनो। अब उन्होंने कहा कि अब आराम से कहानी को सुनो। जी, कश्मीर को खुदा ने जितना खूबसूरत बनाया है, उतना ही वहाँ के लोग गरीब भी हैं।
कश्मीर के लोग जो है उन्होंने कहा कि खूबसूरत तो बहुत है लेकिन वहाँ के लोग गरीब हैं, ऐसा क्यों है अम्मूजान? तुरंत सब बच्चों ने पूछा। बात ये है कि कश्मीर के हुकूमत करने वालों ने वहाँ के रहने वालों पर हमेशा जुल्म किए हैं जी। यही वजह है कि बहुत से कश्मीरी अपना खूबसूरत वतन छोड़कर मुल्क के दूसरे हिस्सों में आबाद हो गए हैं। हमारे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का ख़ानदान भी इसी तरह कश्मीर से आकर इलाहाबाद में बस गया था। यूं ही कश्मीर का एक ख़ानदान सियालकोट में भी जा बसा। ये लोग कश्मीरी शेख थे। पहले ये लोग ब्राह्मण थे, फिर मुसलमान हो गए और शेख कहलाए जाने लगे जी। सियालकोट के ये कश्मीरी शेख बड़ी आन बान वाले थे और अपने मुल्क से उनको बड़ी मोहब्बत थी। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो है कश्मीर के जो हुकूमत थी उस टाइम जनता पे बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी, इसीलिए वहाँ के बहुत सारे लोग गरीब भी थे और एक अपना वतन छोड़ के इधर उधर चले गए। उसमें से एक बहुत जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कश्मीर छोड़ के इलाहाबाद में आके बस गए थे। तो 1857 ईस्वी में जब पहली बार 1857 में जब मैं पहली बार मुल्क के लोगों ने अंग्रेज़ों को निकालने की कोशिश की तो उन लोगों ने बड़ा काम किया। उससे अंग्रेज़ी सरकार उनके खिलाफ हो गई और उसने सियालकोट के शेखों को बड़ी सख्त सज़ाएं दी। उन्हें जान से मार डाला गया, फांसी दी गई और कुछ लोगों का घर बार भी जब्त कर लिया गया। ये क्यों? शारिब ने पूछा ये सारी बातें कि ऐसा क्यों? जो पहले जो है हिंदू थे, ब्राह्मण थे और फिर बाद में मुसलमान हो गए और शेख कहलाने लगे। वो लोग कश्मीर से बहुत प्यार करते थे और उन लोगों ने जो है अंग्रेज़ों को निकालने में भारत से बहुत बड़ा काम किया। और लेकिन फिर जो है क्या हुआ, उन लोग को बहुत सारे लोगों को मार डाला गया, उन्हें सज़ाएं भी दी गई। तो जो है ये सब जब बातें सुनता है तो शारिब ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो जब शारिब ने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये लोग अंग्रेज़ों को मुल्क का दुश्मन समझते थे और हिंदुस्तान से उनको निकाल देना चाहते थे। जो सियालकोट वाले लोग थे, उन्हें शेखों में एक बुज़ुर्ग नूर मोहम्मद भी थे और जिन्होंने बहुत अंग्रेज़ों को निकालने में काम किया, उसमें एक लोग थे जिनका नाम क्या था, नूर मोहम्मद। उनकी एक छोटी सी दुकान थी और उसी पर गुजर बसर करते थे। उनके 2 बेटे हुए, अता मोहम्मद और मोहम्मद इकबाल। जो नूर मोहम्मद थे उन्होंने भी काफ़ी इसके लिए जो है मशक्क़त किया उन लोग को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उन्होंने भी जो है कदम उठाए और उनका नाम क्या था, नूर मोहम्मद। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम क्या था, अता मोहम्मद और दूसरे का नाम मोहम्मद इकबाल। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जो उनके रोज़गार का साधन था। आज तुमको उसी छोटे लड़के की कहानी सुनाएंगे और जो उनके 2 बेटे थे उनमें से एक छोटा बेटा उनका जो था मोहम्मद इकबाल, उन्हीं की कहानी आज हम तुम लोगों को सुनाएंगे। ये किसने कहा? उनके अम्मू जान ने कहा। छोटे वाले की सब तालियां बजाकर हंसने लगे और सारे बच्चे जो है हंसने लगे कि छोटे बच्चे की कहानी आप हमें सुनाएंगे। यही छोटा सा इकबाल एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना, बहुत बड़ा शायर, दुनिया जहान में उसने नाम पैदा किया। तुम भी बड़ा आदमी बनने का वादा करो तो इकबाल की कहानी सुनाओ। और उनके अम्मू जान ने कहा कि इनको छोटा मत समझिए, इन्होंने बड़े होकर बहुत बड़े बड़े काम किए और बहुत अच्छे शायर बने। आज भी हम लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं और हम उनको याद करते हैं। अगर तुम लोग भी उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करो तो हम तुमको ये कहानी सुनाने का प्रॉमिस करते हैं। तो जो अफ़सा थी वो बोली कि मैं खूब नाम पैदा करूँगी। अफ़सा ने कहा, मैं सियालकोट के शेखों की तरह अपने मुल्क पर अपनी जान कुर्बान करूँगा। शारिब बोला और शारिब ने कहा, हाँ मैं भी जैसे सियालकोट के जो शेख थे वो लोग अपने देश को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने कदम उठाए, मैं भी ऐसी कोशिश करूँगा। अच्छा सुनो, जब 1877 में इकबाल पैदा हुए तो उन्होंने भी तुम लोगों की तरह अपना बचपन खुशी में गुजारा। तो 1877 में इकबाल जी का जन्म हुआ और फिर वो भी बचपना अपना अच्छे से गुजार रहे थे। उनके बाप ने उनको पढ़ाने के लिए अपने एक दोस्त और एक बड़े आलिम मीर हसन की मदद हासिल की। इकबाल ने इंटरमीडिएट तक तालीम सियालकोट के मिशन कॉलेज में हासिल की। उन्हीं दिनों उन्हें शायरी का शौक़ पैदा हुआ और जब इंटरमीडिएट उन्होंने कर लिया तो उनको ऐसा मन किया कि मैं शायरी करूं। वो कैसे, अम्मू जान, अफ़सा बोली। कहते हैं कि कैसे उनके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि वो शायरी करें। इकबाल के वालिद फ़ारसी के शेर गुनगुनाया करते तो उनके दिल में ये ख्याल उठता कि मैं भी ऐसा
ऐसा ही करूं। और उन्होंने एक दिन शायरी कर ही डाली। उनके उस्ताद मीर हसन ने उनकी शायरी की तारीफ़ की और फिर धीरे धीरे उनकी शायरी बहुत अच्छी और ऊंचे दर्जे की होने लगी। मिशन कॉलेज से इंटर करने के बाद इकबाल लाहौर चले आए और यहीं उन्होंने बीए पास किया। फिर क्या हुआ, शारिफ बोला। तो बच्चे बहुत ध्यान से कहानियाँ सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब जो थे वो फ़ारसी के शेर गुनगुनाया करते थे, इसी वजह से उनके अंदर शौक़ पैदा हुआ। एक दिन उन्होंने शायरी लिख भी दिया और जब अपने उस्ताद को दिखाया उन्होंने उनकी तारीफ़ की और धीरे धीरे वो शायरी करने लगे और अच्छे अच्छे शायरी करने लगे। और उसी टाइम उन्होंने बीए भी पास कर लिया। फिर सारे बच्चे जो है आगे की कहानी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए। बीए करके इकबाल लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में उस्ताद हो गए। कुछ दिनों के बाद वहाँ की नौकरी छोड़ दी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने लगे। इकबाल अपने तालिब इल्मों से बहुत मोहब्बत करते रहे होंगे। दरख्शां बोली, हाँ वो बड़े नेक उस्ताद थे, बिल्कुल तुम्हारे क्लास टीचर साहब की तरह। नसीम ने जवाब दिया। हा हा हा, तीनों एक साथ हंसने लगे। फिर अपनी जवानी में ही इकबाल यूरोप गए और वहाँ कैम्ब्रिज में पढ़ते रहे। 3 साल के बाद वहाँ से डॉक्टर होकर वापस आए और फिर वो कहाँ चले गए, यूरोप चले गए और डॉक्टर की पढ़ाई की उन्होंने। अरे क्या इकबाल ने पढ़ना छोड़ दिया और मरीजों को देखने लगे। दरख्शां ने अफसोस के साथ कहा। उनको लगा कि अब डॉक्टर इकबाल ने पढ़ाई छोड़ दी और वो डॉक्टर बन गए तो वो मरीजों को देखने लगे होंगे। नहीं, ये डॉक्टरी भी पढ़ाई लिखाई की होती है। इकबाल ने विलायत से वापस आकर फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन 2 बरस के बाद उन्होंने एक बार की नौकरी छोड़ दी और वकील हो गए, क्योंकि उन्होंने यूरोप में बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी पास कर लिया था और अब वो नज़्में भी लिखने लगे। अगरचे यूरोप जाने से पहले भी नज़्में लिखीं, उन नज़्मों से उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई। जितनी इज्जत उनको जीते जी मिली उतनी कम लोगों को मिलती होगी। इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ और लाहौर ही में दफन किए गए हैं। तो उनका जो है वो कहाँ पे बना है कब्र उनका, लाहौर में बना हुआ है, जो इस टाइम कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। अम्मू जान अफ़सां ठंडी सांस खींचकर बोली, क्या उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं? मैं तुमको वो नज़में पढ़ने के लिए दूंगा, नसीम ने कहा। तो जब बच्चों ने पूछा कि उन्होंने तो बच्चों के लिए भी अच्छी अच्छी नज़में लिखी होंगी, तो नसीम जी ने कहा कि हाँ, मैं तुमको दूंगा पढ़ने के लिए। हमको भी अम्मू जान, दरख्शां बोली। मुझे भी, शारिफ बोला। हाँ भाई, नसीम ने मुस्कुराकर कहा, सबको पढ़ाऊंगा। अच्छा, परसों रेडियो से तुमने एक गाना सुनाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हाँ अम्मू जान, वो तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। अफ़सां ने कहा, वो किसका गाना था अम्मू जान? शारिफ ने ताज्जुब से पूछा। वो भी इकबाल ही की नज़्म थी, नसीम ने जवाब दिया। इकबाल इतने बड़े शायर थे? अफ़सां ने कहा, इकबाल की नज़्में हमें पढ़ने को दीजिए अम्मू जान, दरख्शां बोली। और नसीम अपनी अलमारी से बांगदरा निकालने लगा। ये इकबाल की नज़्मों के पहले मजमूए का नाम है। तो इकबाल के पहले मजमूए का नाम क्या है? बाग़े दरा, जो वो अपनी अलमारी से निकाल के बच्चों को देने लगे पढ़ने के लिए। तो इस तरह से अगर आपको डॉक्टर इकबाल जी के बारे में पढ़ के अच्छा लगा, समझ के अच्छा लगा, उनके पिता कौन थे, नूर मोहम्मद, उनके 2 भाई थे, ये छोटे वाले थे, और उनका जन्म कब हुआ, कब उनका इंतकाल हुआ, कहाँ पे उनका मज़ार शरीफ है, ये सारी बातें मैंने इसमें बता रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।